द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसी किताब है जो 500 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसे या तो बहुत पसंद किया जाता है या फिर उतनी ही नफरत। निकोला मैकियावेली की द प्रिंस। हमारे पास इसका एक काफी विस्तृत हिंदी सारांश है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की ये सीक्रेट हैंडबुक आज भी इतनी चर्चा में क्यों है। बिल्कुल। क्या ये वाकई सिर्फ राजाओं के लिए एक गाइड है या फिर ये आज के सीईओज, राजनेताओं और यहां तक कि हमारी अपनी जिंदगी में पावर को समझने का एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, और यही सवाल ही सबसे जरूरी है। शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। मैकियावेली ये नहीं बता रहे थे कि एक आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए। अच्छा। वो बस ये बता रहे थे कि दुनिया असल में चलती कैसे है। उनकी किताब नैतिकता का पाठ नहीं बल्कि सत्ता के नंगे सच का एक आईना है। और दिलचस्प बात ये है कि मैकियावेली कोई फिलोसोफर नहीं थे जो किसी शांत कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हों। वो खुद सत्ता के इस खेल के एक मंझे हुए खिलाड़ी थे। तो फिर ये मैकियावेली थे कौन? मतलब क्या चीज किसी इंसान को इतना यथार्थवादी या कहें कि इतना सिनिकल बना देती है कि वो ऐसी किताब लिख दे? यही तो उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उनका जन्म हुआ 1469 में फ्लोरेंस, इटली में, और उन्होंने लगभग 18 साल तक फ्लोरेंस गणराज्य के लिए एक टॉप डिप्लोमेट के तौर पे काम किया। 18 साल? जी, वो लगातार यात्रा कर रहे थे, राजाओं से मिल रहे थे, संध्या करवा रहे थे और सत्ता के दांव पेच को बहुत बहुत करीब से देख रहे थे। मतलब उनका सारा ज्ञान किताबी नहीं था, वो सब जमीनी हकीकत से आया था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फ्रांस के राजा लुई 12वें को इटली में सत्ता हासिल करते देखा और फिर कुछ बेवकूफी भरी गलतियों की वजह से उसे गवाते हुए भी देखा। लेकिन फिर द प्रिंस लिखने की नौबत ही क्यों आई, अगर वो इतने सफल थे तो? क्योंकि उनकी जिंदगी में एक भूचाम आया। 1512 में फ्लोरेंस में सत्ता बदल गई और शक्तिशाली मेडिची परिवार वापस आ गया। ओह। और मैकियावेली को उनके दुश्मन के तौर पर देखा गया। ओके। उनकी नौकरी चली गई, उन पर साजिश का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। और टॉर्चर भी किया गया? सच में? टॉर्चर भी। हाँ। जब वो जेल से छूटे तो वो एक तरह से बर्बाद हो चुके थे। न पैसा न रुतबा। इसी अकेलेपन और गरीबी में सत्ता में वापस आने की एक हताश कोशिश के तौर पर उन्होंने द प्रिंस लिखी। वाह, मतलब ये किताब किसी महान दार्शनिक विचार से नहीं बल्कि एक हारे हुए अपमानित इंसान की सत्ता में वापसी की छटपटाहट से निकली है। एग्जैक्टली। ये किताब एक तरह से मेडिची शासक के लिए उनका जॉब एप्लीकेशन थी, जिसमें वो दिखा रहे थे कि देखिए, सत्ता को समझने में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। तो चलिए सीधे उनकी सबसे मशहूर और विवादास्पद सलाह पर आते हैं। एक राजा के लिए क्या बेहतर है कि लोग उससे प्यार करें या उससे डरें? देखो, मैकियावेली का जवाब ना यहाँ एकदम साफ और बेबाक है। वो कहते हैं सबसे अच्छा तो ये है कि लोग आपसे प्यार भी करें और डरें भी। हाँ, ये तो आइडियल सिचुएशन है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ मिलना लगभग नामुमकिन है, इसलिए प्यार किए जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है कि लोग आपसे डरें। लेकिन ये तो आज की लीडरशिप की सोच के एकदम खिलाफ है। आज तो हर कोई प्रेरणा, भरोसे और टीम बनाने की बात करता है। सही बात है। डर की बुनियाद पर बनी सत्ता तो ज्यादा दिन नहीं टिकती। क्या ये सोच थोड़ी ज्यादा ही निराशावादी नहीं है? शायद है, लेकिन मैकियावेली का तर्क इंसानी फितरत के उनके अपने आकलन पर आधारित है। अच्छा। वो कहते हैं कि इंसान स्वभाव से एहसान फरामोश, डरपोक, धोखेबाज और लालची होता है। प्यार एक एहसान का नाजुक बंधन है जिसे लोग अपने जरा से फायदे के लिए किसी भी पल तोड़ सकते हैं। लेकिन सजा का डर, वो एक ऐसा ठोस बंधन है जो कभी कमजोर नहीं पड़ता। जब हालात मुश्किल होते हैं तो जो लोग आपसे प्यार का दावा करते हैं वो सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे, लेकिन जो डरते हैं वो अंत तक साथ रहेंगे। लेकिन डर और नफरत के बीच तो बहुत महीन लकीर होती है। अगर लोग आपसे डरने के बजाय नफरत करने लगें तब तो खेल ही पलट जाएगा। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। ये मैकियावेली की सबसे बड़ी चेतावनी है। शासक को डर पैदा करना चाहिए, लेकिन नफरत से हर कीमत पर बचना चाहिए। और वो कैसे होगा? उनका फॉर्मूला बहुत सरल है। लोगों की संपत्ति और उनकी औरतों से दूर रहो। बस इतना ही? हाँ, और यहाँ वो अपनी सबसे तीखी बात कहते हैं जो आज भी कानों में चुभती है।
वो कहते हैं इंसान अपने पिता के कातिल को शायद माफ कर दे, लेकिन अपनी जायदाद छीनने वाले को कभी माफ नहीं करता। बाप रे, ये तो बहुत ही कठोर बात है, लेकिन शायद इसमें कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई भी है। संपत्ति पर हमला वो एक पर्सनल अटैक माना जाता है। बिल्कुल। तो मतलब एक सफल शासक को सिर्फ ताकतवर नहीं होना चाहिए, उसे चालाक भी होना पड़ेगा। और शायद यहीं पर उनकी शेर और लोमड़ी वाली बात आती है। बिल्कुल, यहीं से बात और गहरी होती है। मैकियावेली कहते हैं कि एक शासक को 2 जानवरों से सीखना चाहिए, शेर और लोमड़ी। शेर और लोमड़ी? हाँ, आपको भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए, लेकिन आपको चालबाजों के बिछाए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। जो सिर्फ शेर की तरह दहाड़ता है वो मूर्ख है और जल्द ही किसी जाल में फंस जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ व्यावहारिक तौर पर? क्या इसका मतलब है कि वादे तोड़ना और धोखा देना जायज है? मैकियावेली के हिसाब से हाँ, अगर एक शासक ने कोई वादा किया है लेकिन उसे निभाने से राज्य को नुकसान हो रहा है, तो उसे वो वादा तोड़ने में एक पल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। लेकिन ये तो अनैतिक है। उनका तर्क ये है कि चूंकि ज्यादातर इंसान बुरे हैं और वो आपसे किया वादा नहीं निभाएंगे, तो आपको भी उनके प्रति हमेशा ईमानदार रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने में अनैतिक लगता है, पर वो कहते हैं कि शासक की नैतिकता आम आदमी की नैतिकता से अलग होती है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर एक लीडर लगातार झूठ बोलेगा और वादे तोड़ेगा, तो उसकी इज्जत कौन करेगा? लोग उस पर भरोसा कैसे करेंगे? यहीं पर मैकियावेली की सबसे बड़ी चालाकी सामने आती है। वो ये नहीं कह रहे कि आप बुरे बनो, वो कह रहे हैं कि आपको बुरा बनने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दुनिया के सामने आपको हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा, मतलब एक मुखौटा पहनकर रखना है। बिल्कुल। उनके अनुसार शासक के लिए ये जरूरी नहीं कि वो सच में दयालु, ईमानदार और धार्मिक हो। जरूरी ये है कि वो ऐसा दिखने की कला में माहिर हो। दुनिया नतीजों को देखती है, तरीकों को नहीं। अगर एक सीईओ अपनी कंपनी को मुनाफे में ले आता है, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि उसने पर्दे के पीछे क्या समझौते किए। अगर एक नेता चुनाव जीत जाता है, तो लोग उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। ये तो आज की कॉर्पोरेट और राजनीतिक दुनिया का सच लगता है। इमेज मैनेजमेंट यानी अपनी छवि बनाना शायद असल काम से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। सत्ता हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना वो बिल्कुल दूसरी, खासकर जब आप किसी नई जगह पे कब्जा करते हैं। इस पर उनके सुझाव बहुत ही क्रूर लेकिन प्रैक्टिकल हैं। वो कहते हैं कि खानदानी राज संभालना आसान है, असली चुनौती नए जीते हुए राज्य को संभालने में है। तो उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए उनका पहला नियम है, पुराने राजा के पूरे खानदान को जड़ से मिटा दो, ताकि भविष्य में बगावत के लिए कोई दावेदार ही न बचे। ये तो बहुत बेरहमी है। आज के जमाने में इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? इससे तुलना आप एक कॉर्पोरेट टेक ओवर से कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदती है, तो सबसे पहले क्या होता है? वो पुरानी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट यानी सीईओ, सीएफओ और वाइस प्रेसिडेंट्स को निकाल देती है। हाँ, ये तो होता है। क्यों? ताकि पुरानी लीडरशिप के वफादार लोग कोई अंदरूनी बगावत ना कर सकें। ये मैकियावेली की सलाह का मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्जन है। ये तो कमाल का उदाहरण है। और कब्जा बनाए रखने के लिए वो और क्या तरीके बताते हैं? वो कहते हैं कि जीते हुए इलाके में सेना तैनात करना सबसे महंगा और बेवकूफ़ी भरा काम है। सेना जनता को परेशान करती है और धीरे धीरे पूरी आबादी आपकी दुश्मन बन जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? इससे बेहतर 2 तरीके हैं। सबसे अच्छा है कि राजा खुद वहां जाकर रहे, और अगर ये मुमकिन नहीं, तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहां अपनी बस्तियां बसाएं। बस्तियां बसाना मतलब अपने लोगों को वहां बसाना? हाँ, अपने कुछ वफादार लोगों को वहां जमीनें देकर बसा दें। बस्तियां बसाना सेना रखने से बेहतर कैसे है? क्योंकि ये सस्ता है और ज्यादा असरदार। बस्तियां बसाने में सिर्फ उन थोड़े से लोगों का नुकसान होता है जिनकी जमीनें छीनी जाती हैं। वो बेचारे गरीब और बिखरे हुए होते हैं और बदला लेने की हालत में नहीं रहते। बाकी ज्यादातर आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चुप रहती है। और उनकी वो सबसे विवादास्पद सलाह, क्रूरता का इस्तेमाल कैसे किया जाए? हाँ, ये उनकी सबसे डरावनी लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरी सलाह है। वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी सत्ता बचाने के लिए क्रूरता करनी ही पड़े, तो जो भी जुल्म करना है वो एक ही झटके में कर दो, एक बार में, पूरी ताकत से। इसके बाद बार बार लोगों को छोटी छोटी चोटें मत दो, बल्कि धीरे धीरे उन्हें फायदे पहुंचाना शुरू करो।
इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क ये है कि एक बार में की गई बड़ी क्रूरता एक बड़े झटके की तरह होती है, जिसे लोग समय के साथ भूल सकते हैं। लेकिन रोज रोज मिलने वाले छोटे छोटे जख्म हमेशा हरे रहते हैं और लगातार नफरत पैदा करते हैं। इसकी तुलना आज के मास्ली ऑफ से की जा सकती है। बिल्कुल। एक सीईओ के लिए क्या बेहतर है? हर महीने 100 कर्मचारी निकालना जिससे कंपनी में साल भर डर बना रहे, या एक ही बार में 1200 लोगों को निकालकर ये ऐलान कर देना कि अब छटनी खत्म? दूसरा तरीका, इससे कम से कम अनिश्चितता तो खत्म होती है। मैकियावेली के हिसाब से भी दूसरा तरीका ही ज्यादा असरदार है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो एक तरफ तो ये सारी प्लानिंग, क्रूरता और चालाकी है, लेकिन क्या सब कुछ एक लीडर के कंट्रोल में होता है? मतलब किस्मत का कितना रोल होता है? बिल्कुल, और ये उनकी सोच का एक बहुत जरूरी पहलू है। वो इसे किस्मत यानी फॉर्चून और हुनर यानी वर्चू की बहस कहते हैं। वो मानते थे कि हमारी जिंदगी के आधे घटनाक्रम पर किस्मत का काबू होता है, लेकिन बाकी आधा हमारे अपने हुनर और काबिलियत पर निर्भर करता है। अच्छा, 50-50। हाँ, करीब करीब। उन्होंने किस्मत की तुलना एक विनाशकारी नदी से की। जब नदी में बाढ़ आती है तो वो सब कुछ तबाह कर देती है। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन एक समझदार इंसान शांत मौसम में, यानी जब हालात ठीक हों, तभी बांध और नहरें बना लेता है ताकि बाढ़ आने पर वो पानी के बहाव को नियंत्रित कर सके। मतलब हुनर का मतलब है बुरे वक्त के लिए पहले से तैयारी करना और मौकों का फायदा उठाना। एकदम सही। और यहाँ वो एक और बड़ी दिलचस्प और थोड़ी विवादित बात कहते हैं। वो कहते हैं कि किस्मत एक औरत की तरह है, और अगर आप उसे जीतना चाहते हैं तो आपको थोड़ा आक्रामक और साहसी होना पड़ेगा। ये तो काफी। हाँ, वो कहते हैं कि वो डरपोक और हद से ज्यादा सावधान रहने वालों के बजाय जोशीले और हिम्मत वाले लोगों का साथ देती है। इसलिए कभी-कभी तेजी से और निडर होकर लिया गया फैसला बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले से बेहतर नतीजा देता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण उनकी किताब में है? सबसे बड़ा उदाहरण सेजारे बोर्जिया का है। उसे सत्ता किस्मत से मिली, क्योंकि उसके पिता पोप बन गए थे। ये उसकी अच्छी किस्मत थी। लेकिन उसने उस सत्ता को बनाए रखने के लिए गजब का हुनर दिखाया। उसने क्रूरता से अपने दुश्मनों को खत्म किया, चालाकी से दोस्त बनाए, अपनी वफादार सेना खड़ी की। उसने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया। लेकिन फिर भी वो हार गया। वो हारा किससे? बुरी किस्मत से। जिस दिन उसके पिता की अचानक मौत हुई, ठीक उसी दिन वो खुद भी जानलेवा रूप से बीमार पड़ गया। ये एक ऐसी अनहोनी थी जिसकी कोई तैयारी नहीं कर सकता था। ये किस्मत का वो क्रूर मजाक था जिसके आगे उसका सारा हुनर बेकार हो गया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मैकियावेली का सार यही है, दुनिया को आदर्शों के चश्मे से मत देखो, बल्कि जैसी वो है वैसी देखो। बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक बनो। प्यार से ज्यादा डर को तरजीह दो, लेकिन लोगों की नफरत का शिकार कभी मत बनो, और अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए हमेशा तैयार रहो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये किताब वाकई सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि ये पावर डायनामिक्स की एक टाइमलेस गाइड लगती है। मैकियावेली आज भी इतने प्रासंगिक और विवादास्पद इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्ता के खेल को नैतिकता और धर्म के चोले से आजाद कर देते हैं। वो साफ कहते हैं कि एक शासक का पहला और आखिरी धर्म है अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता, और उसके लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता है। हाँ, और इस लक्ष्य को पाने के लिए अगर उसे ऐसे साधन अपनाने पड़े जो पारंपरिक रूप से बुरे माने जाते हैं, तो उसे तैयार रहना चाहिए। उसके लिए सफलता ही सबसे बड़ी नैतिकता है। तो फिर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। मैकियावेली ने 500 साल पहले सत्ता के जो नियम लिखे थे, क्या वे आज की राजनीति, कॉर्पोरेट दुनिया या हमारे सामाजिक जीवन में भी उतने ही सच नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या आज का एक सबल लीडर, चाहे वो इस बात को माने या ना माने, असल में अनजाने में मैकियावेली का ही एक शिष्य है? इस पर सोचिएगा जरूर।